आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं आज फिर से उपस्थित हुआ हूं आप सबके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर। ये जो टॉपिक है ये एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड है। 12 जो स्टेट गवर्नमेंट जो चला रही है सिलेबस उसके आधार पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और फिजिक्स पोर्शन से ओम्स लॉ के बारे में बात करूँगा। ओम के नियम के बारे में बात करूँगा। ओम का नियम क्या होता है इसका थ्योरी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ भी जाऊंगा। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस भी बताऊंगा। आगे अगर समय रहा मेरे पास तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में भी बात कर दूंगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में भी बात कर दूंगा। तो मैं चाहूँगा कि छोटा छोटा जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप वीडियो अंत तक देखें, अंत तक बने रहें वीडियो में, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर मैं आज वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। मैं उमेश कुमार इस टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं, ओम्स लॉ को। ठीक है। एक काफ़ी विद्वान प्रोफेसर थे जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, ये वो व्यक्ति था जो 1826 में किसी भी चालक में होने वाली विद्युत प्रवाह के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है ना, किसी भी चालक तार में बहने वाली विद्युत प्रवाह या प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाह के संबंध में एक रूल्स का प्रतिपादन किया था, जिसको ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में यदि कोई परिवर्तन नहीं होने दिया जाए, ध्यान रखेंगे सभी, मैं ओम के नियम का थ्योरी बोल रहा हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होने दिया जाए तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। मैं इसको नोट करा देता हूं आपको। ठीक है, उसके बाद में सीधे सीधे उसके व्यंजक की तरफ जाऊंगा। किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? कई भौतिक अवस्था होती है, जैसे ताप दाब आर्द्रता नमी इत्यादि। ठीक है, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होने दे हम, कोई परिवर्तन नहीं होने दिया जाए तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। ये इसका थ्योरी हो गया। इसको बड़े अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, पेपर में आता है। पेपर में इस पोर्शन से ये सवाल पूछा गया है स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस में। ठीक है, मतलब किसी भी चालक तार है, कोई परिपथ है, उसमें चालक तार लगा हुआ है, उसकी भौतिक अवस्था में हम कोई परिवर्तन नहीं होने देते। जैसे ताप में कोई परिवर्तन नहीं होने दे रहे हैं, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होने दे रहे हैं, नमी आर्द्रता में कोई उस जगह की नमी आर्द्रता में कोई परिवर्तन नहीं होने दे रहे हैं। कुल मिलाकर जो फिजिकल चेंजेस होती है, फिजिकल स्टेज होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने देते हैं। तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, मतलब स्टार्ट टू एंड के बीच में अगर जाएंगे तो हमको विभवांतर दिखाई देगा। उसमें क्या दिखाई देगा? विभवांतर दिखाई देगा। तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात भी नियत रहेगा। ठीक है ना। यदि चालक तार में कोई भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, ठीक है, तब उसमें लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से भी क्लियरली समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाएगा विभवांतर V
ठीक है। अब इस प्रकार से ग्राफ के द्वारा भी आप इसको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस या जीरो, ठीक है ओ। तो यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, मान लो विभवांतर V है, ठीक है, तो उसमें बहने वाली धारा I होगी। बहने वाला धारा क्या है होगी? I हो। तो ओम के नियम से, ठीक है, ये हो गया ग्राफ, बिल्कुल नियत रहती है, मतलब बराबर रहती है, ये हो गया नियत, ठीक है ना। अगर किसी चालक सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के नियत है, तो वो ओम का नियम बन जाता है। क्या बन जाता है? ओम का नियम बन जाता है। मतलब किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V हो, उसमें बहने वाली धारा I हो, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से V अपान I क्या हो गया? V अपान I इक्वल टू एक नियतांक है, ये होता है ओम का नियम, ठीक है। इस नियतांक को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये जो नियतांक है, इस नियतांक को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इस विद्युत प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? R से दर्शाते हैं। रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, बाद में इसके लिए भी हमको पढ़ना है, मैंने लॉ ऑफ रेजिस्टेंस भी लिखा हुआ है, प्रतिरोध के नियम भी बताऊंगा मैं आपको। तो ठीक है, इस नियतांक को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान हमेशा चालक का जो पदार्थ है उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, मतलब वो कितना मोटाई का है, उसके ताप तथा उसके ताप पर निर्भर करता है। इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, V अपान I बराबर R, ठीक है। मतलब ये हो गया आपके लिए ओम का नियम का गणितीय व्यंजक, ठीक, ओम के नियम का गणितीय व्यंजक हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप? यदि चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। ये सरल रेखा हमको प्राप्त होती है क्योंकि दोनों का मान नियत रहता है, ठीक है। यदि विभवांतर V वोल्ट में, किसमें? वोल्ट में, तथा धारा I एम्पियर में हो, तो किसमें हो? एम्पियर में हो, तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा वोल्ट अपान एम्पियर, क्योंकि विभवांतर किसमें है? वोल्ट में, V वोल्ट में, ठीक है, और धारा I एम्पियर में, तो वोल्ट अपान एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा ओम। क्या हो गया? ओम। तो इसको आप खास करके ध्यान में रखेंगे। ये जो ओम होता है इसको हम एक विशेष चिन्ह से दर्शाते हैं, ठीक है। वो चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये हो गया ओम, इस प्रकार से दर्शाते हैं ओम को, इस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो ओम का नियम किसी भी आकार और आकृति के धात्विक चालक तथा कुछ अधात्विक चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम कुछ स्थिति में लागू नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। पहला, ओम का नियम कब लागू नहीं होता? जब धारा का मान अधिकतम हो या अत्यधिक धारा बह रही हो, तब ओम का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। जब चालक असमांगी हो, चालक असमांगी मतलब कहीं पर मोटा हो, कहीं पर पतला हो, कहीं पर लंबा हो, कहीं पर चौड़ाई ज़्यादा हो, एटसेट्रा, तो चालक असमांगी हो तो वहाँ पर ओम का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। जब चालक तार कई अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना हुआ है तब ओम का नियम लागू नहीं होता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओम का नियम कहाँ पर लागू होता है और कहाँ पर लागू नहीं होता, मतलब किस किस चीज़ के लिए सत्य है। मैंने पहले बताया कि किसी भी आकार आकृति के धात्विक चालक और कुछ अधात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, ठीक है। कुछ कंडीशन मैंने भी बताया, जैसे धारा का मान ज़्यादा होने पर, चालक असमांगी है या चालक कई पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, तो इस स्थिति में ओम का नियम लागू वहाँ पर नहीं होता। तो ओम के नियम के लिए यहाँ पर कुछ सीमाएं बनती है, लिमिटेशंस बनती है, लिमिटेशंस बन जाती है ओम के नियम के। क्या क्या लिमिटेशंस बनती है देख लीजिए। पहला, चालक का ताप नियत रहे। क्या रहे? चालक का ताप नियत रहे, नियत रहे मतलब कोई घटोती, कोई बढ़ोतरी ना हो, वहाँ पर एक समान रहे, ठीक है। दूसरा, इसमें अगर लिमिटेड में जाएं तो चालक में किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न ना हो। किसमें? चालक में विकृति ना हो, विकृति उत्पन्न ना हो, ठीक है। चालक में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होता है तब ओम का नियम काम करेगा, मतलब इसकी ये सीमाएं हो गई। क्लियर है? अब मैं बता रहा हूँ आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसका प्रायोगिक सत्यापन देखिए, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, ठीक है। उसके लिए आपको एक परिपथ
एक परिपथ बनाना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो देखते हैं ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो शुरू में मैंने बताया था ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिजिक्स का पोर्शन है और न्यू सिलेबस के अनुसार फिजिक्स से भी एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। तो ये जो टॉपिक अभी चल रहा है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, याद रखना ये प्रैक्टिकल में आपको करवाया जाएगा। ठीक है, आपके टीचर्स आप इसको कराएंगे आपके क्लास में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ओम के नियम का सत्यापन के लिए हम क्या करते हैं, एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक सेल लेते हैं, ये साइन सेल का ये हो गया सेल। ठीक है, सेल के धन सिरे इधर और ऋण सिरे इधर ऐसा मानते हैं। ठीक है, ये हो गया एक सेल हमने लिया। ठीक है, एक सेल। ठीक है, यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं, कुंजी के, इसको के से प्रदर्शित करते हैं, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, ई एंड देन के। ठीक है, के फॉर कुंजी, ई फॉर बैटरी, सेल। ठीक है, और इसमें हम आगे की ओर लगा देते हैं एक धारा नियंत्रक। क्या लगा देते हैं, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक मतलब एक प्रतिरोध है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या है, एक रेजिस्टेंस या एक प्रतिरोध है। ठीक है, ये हो गया धारा नियंत्रक आर एच, ये आर एच अभी प्रतिरोध लगा हुआ है इसमें, ऐसा होता है इसका मतलब। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस, धारा नियंत्रक या प्रतिरोध बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इस जो धारा नियंत्रक है इसमें प्रतिरोध तार ए बी क्या जोड़ेंगे, प्रतिरोध तार ए बी जोड़ेंगे। देखिए ये हो गया आपका प्रतिरोध तार, इस तरफ यहाँ पर प्रतिरोध तार हमने जोड़ दिया ए बी। क्या जोड़ दिए, प्रतिरोध तार ए बी जोड़ दिए, ये हो गया ए बी। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तभी आपको विभवांतर समझ में आएगा। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये क्या है, प्रतिरोध तार। ठीक है, रेजिस्टेंस वायर बोलते हैं इसको, प्रतिरोध तार। समझ में आ गया, क्लियर है। और इससे श्रेणी क्रम में एक अमीटर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में एक अमीटर जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये हो गया एक परिपथ, आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, सेल का जो धनसिरा होता है वो अमीटर के धनसिरे से, मतलब इधर धनसिरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, और सेल का जो ऋण सिरा है अमीटर के ऋण सिरे से जुड़ा होना चाहिए। ऋण सिरे से इधर से घूम के आ गया, ऋण सिरा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रतिरोध आप तैयार करेंगे। प्रतिरोध ए बी के सिरों पर एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। प्रतिरोध ए बी के सिरों पर हम एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर, मैंने धारा के मान को पढ़ने के लिए वोल्ट में एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें भी जो अमीटर का जो ऋण सिरा होता है इसके धन सिरे की ओर, और इसका जो धन सिरा होगा उसको ऋण सिरे की ओर जोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार श्रेणी क्रम में हमने क्या जोड़ दिया, एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। क्लियर है, वोल्ट मीटर का जो धन सिरा होता है सेल के धन सिरे की ओर रहना चाहिए। वोल्ट मीटर का धन सिरा है बैटरी के या सेल के धन सिरे की ओर होना चाहिए। अब जब हम, ये हो गया हमारा एक विद्युत परिपथ तैयार हो गया। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन के लिए हमने एक विद्युत परिपथ तैयार किया है। अब क्या करेंगे, हम कुंजी के में एक प्लग लगाते हैं। ये इसका मतलब होता है कुंजी में प्लग लग चुका है। जब कुंजी में प्लग लगेगा तो इसमें करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें प्लग लगाते हैं परिपथ में धारा बहने लगती है। ठीक है, धारा का मान अमीटर द्वारा आप आसानी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ए बी के सिरों के बीच कितना विभवांतर वोल्ट मीटर है उसको हम पढ़ लेते हैं। क्लियर है, धारा नियंत्रक की सहायता से आप परिपथ में धारा के मान को आप क्रमशः बदलते जाते हैं, कम या ज़्यादा करते जाते हैं, और प्रत्येक बार अमीटर और वोल्ट मीटर द्वारा जो धारा और विभवांतर वहाँ पर शो करता है मीटर के द्वारा उसको हम नोट करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं, नोट करते जाते हैं। समझ में आ गया, मतलब हमको एक क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल में होगा क्रमांक होगा, मैंने कुछ इसको 2-3 बार करेंगे। पहले बार आप करेंगे, क्या करेंगे, इसमें अमीटर का पार्ट पढ़ेंगे। अमीटर का पाठ्यांक कितना आता है, वोल्ट मीटर का पार्ट पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर मतलब वी का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और आखिर में दोनों का अनुपात ओम के नियम से V/I = R निकालेंगे ओम में। ये धारा का मान एम्पियर में है, ये वोल्ट मीटर का मान V जो विभवांतर है वो वोल्ट में, और ये जो निकलेगा प्रतिरोध वो ओम में निकलेगा।
क्लियर है। पहली बार कितना अमीटर हमने पढ़ा उसको लिख लेंगे, दूसरी पहली बार कितना वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बता रहे हैं, दोनों के अनुपात मतलब V अपन I हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, एम्पियर में जो धारा का मान पढ़ रहे हैं वो I और V का मान जो पढ़ेंगे वो V, तो दोनों के अनुपात से हम R का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर R का मान लिखेंगे। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बढ़ाते जाते हैं, 2 3 4 5 बार क्रमशः करेंगे। ठीक है सर, जो पाठ्यांक आएगा उसके आधार पर हमारे पास एक टेबल तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस टेबल की सहायता से हम अमीटर और वोल्टमीटर के प्रत्येक पार्ट से अनुपात V अपन I की हम गणना कर सकते हैं। ये जो अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर आता है तथा प्रतिरोध का मान बताता है। किसका मान बताता है? R प्रतिरोध का मान बताते जाता है क्योंकि मान स्थिर है। अब V और I के बीच एक ग्राफ खींचते हैं जो हमको सरल रेखा में पहले ही मिलता है। ठीक है ना, V और I के बीच में जो ग्राफ खींचे थे हमने पहले ही ऊपर की तरफ खींचे थे, आपको देखने में आया। V और I के बीच में, वोल्ट मीटर और I के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं ना सरल रेखा में आता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर आए हुए मान के आधार पर आप वो ग्राफ फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं हम चाहें तो। ठीक है, तो इस प्रकार हम ओम के नियम को यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पर ओम का नियम सिद्ध हो जाता है, ओम के नियम की सत्यता सिद्ध हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको ओम का नियम। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आज के दूसरा टॉपिक पर। आज का दूसरा टॉपिक था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और नेक्स्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तरफ मैं जाऊँगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ, विद्युत परिपथ के बारे में बात करता हूँ मैं, प्रतिरोध के बारे में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको। प्रतिरोध, प्रतिरोध से आप धारा के मान को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के बहने में रुकावट उत्पन्न करता है। नाम से ही स्पष्ट है, अगर ये प्रतिरोध है मतलब उसको, उसका रोधन करने वाला, उसको प्रतिरोध करने, प्रोटेस्ट करने वाला होता है, उसके विरोधी है समझ लीजिए। मतलब धारा के मान को कम ज़्यादा करने वाला होता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ, किस पदार्थ का बना हुआ चालक तार, उसके लंबाई, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और कहने का मतलब कितनी मोटाई का है, और उसके ताप पर निर्भर करता है। यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा I हो तो चालक का प्रतिरोध यहाँ पर हो जाता है ओम के नियम से VR = V अपन I हो जाता है। यदि किसी परिपथ में बहने वाली धारा I, ठीक है, चालक तार के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V हो तो उसमें उस चालक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ओम के नियम से R = V अपन I होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको मात्रक ज्ञात करना पड़ेगा। अब आगे मात्रक, मात्रक की बात करते हैं तो प्रतिरोध का जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो होता है ओम। याद रखेंगे, प्रतिरोध का जो व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, यदि इसमें V वोल्ट में, किसमें? वोल्ट में, तथा I का मान एम्पियर में हो, I एम्पियर में, पहले भी हमने बताया था इसको, एम्पियर में हो, तो R का मान किस में प्राप्त होगा? तो R का मान ओम में प्राप्त होगा। R = ओम, ऐसा लिख देता हूँ मैं। R का मान किस में प्राप्त होगा? ओम में प्राप्त होगा। समझ में आ गए? मान लो यदि वहाँ पर विभवांतर 1 वोल्ट आता है, कितना वोल्ट आता है? 1 वोल्ट आता है। ठीक है, तो बहने वाली धारा I भी 1 एम्पियर होगी, दोनों का मान नियत है इसलिए। ठीक है, 1 एम्पियर होगी। ठीक है, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 1/1 = 1, R = भी 1 हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? R = 1 हो जाएगा, ये R = 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम मानेंगे इसको हम लोग। क्या मानेंगे? 1 ओम मानेंगे। मतलब हम यहाँ पर ऐसा परिभाषित कर सकते हैं, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं, यदि किसी चालक के सिरों पर हम 1 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर होगी और चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं इसको, 1 ओम = 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर, 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर, ये कह सकते हैं। ओम को मैंने पहले बताया ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा मैंने बताया था। ठीक है, ओमेगा यहाँ पर फिर से मैं शो कर देता हूँ ओमेगा को। ओमेगा इस प्रकार हम ऐसा बनाते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया ओमेगा। इस प्रकार से ऐसा एक साइन जो कि ग्रीक अक्षर का ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं ओम को। बड़े बड़े प्रतिरोध को मेगा ओम व किलो ओम में ये नापते हैं और बहुत छोटे प्रतिरोध को माइक्रो ओम व मिली ओम में व्यक्त कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁶ ओम। ठीक है, 1 मेगा ओम बराबर 10⁶ ओम, 1 किलो ओम बराबर 10�3 ओम, 1 माइक्रो ओम बराबर 10�6 ओम, 1 मिली ओम बराबर 10⁻³ ओम। ऐसा आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? समझ गए आप?
ठीक है, तो आप मेगा से लेकर माइक्रो तक जा सकते हैं। 1 मिली ओम बराबर 10 की घात ऋण 3 ओम होगा और 1 मेगा ओम बराबर 10 की घात 6 ओम होगा, ये याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट ये हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं विद्युत चालकता। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। सिंपल है, विद्युत चालकता, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत चालकता कहेंगे। समझ में आया ना? प्रतिरोध का काम क्या है, धारा के मान को कम ज़्यादा करना, धारा को प्रभावित करना, ठीक है ना। तो प्रतिरोध के उल्टा को ही हम लोग विद्युत चालकता कहेंगे। तो विद्युत चालकता बराबर होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बराबर होती है 1/, विद्युत प्रतिरोध। क्या होती है? 1/, विद्युत प्रतिरोध। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स होता है। यहाँ पर विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं मो और ओम इनवर्स, ऐसा बोलते हैं इसको। हिंदी में ऐसा लिखते हैं इसको, ओम इनवर्स, ऐसा ओम की घात ऋण 1 ऐसा लिखते हैं इसको। ठीक है, तो विद्युत चालकता बराबर क्या होगा, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध होगा, मतलब सॉरी 1/, विद्युत प्रतिरोध होगा। अर्थात जितना ज़्यादा विद्युत प्रतिरोध होगा उतना ही उसकी चालकता कम होगी। 1/, का मतलब नीचे है, मतलब समझ लीजिए ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है तो ये कम होगा। क्लियर है? ठीक है, अब आता है लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम, सॉरी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम, चालक का प्रतिरोध कुछ बातों पर निर्भर करता है, कुछ कारकों पर निर्भर करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये नियम बन जाता है। ठीक है, तो क्या क्या कारक है इसमें देख लीजिए। सबसे पहला इसमें आता है चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई, ये उसको हमेशा प्रभावित करेगी। चालक की लंबाई प्रभावित करेगी का मतलब किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होते, मतलब किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। एल 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 एल, ये थोड़ा सा गलत बन गया, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा। किसी भी चालक में बहने वाली धारा पर लगने वाला प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी चालक का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई अगर L हो तो R अनुक्रमानुपाती, ठीक है, L हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि चालक की लंबाई दुगुनी लेने पर उसकी प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है, कहने का मतलब होता है कि दुगुनी हो जाएगी। ये दुगुना है प्रतिरोध, तो लंबाई भी दुगुनी करनी पड़ेगी, लंबाई दुगुनी है प्रतिरोध भी दुगुनी हो जाती है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें, दूसरा कारक आता है, दूसरा फैक्टर इसमें काम करता है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। किसके? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। किसका? चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ए अनुप्रस्थ अगर उस चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए हो, उसमें लगने वाला प्रतिरोध आर हो, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। उल्टा होता है का मतलब यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसमें लगने वाला प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो ये बढ़ेगा। समझ में आया? कहने का मतलब अगर दुगुनी त्रिज्या का चालक लेने पर उसका प्रतिरोध 1/4 हो जाता है। दुगुनी त्रिज्या का चालक तार अगर हम लोग लिए हैं, ज़्यादा मोटा चालक तार लिए हैं कहने का मतलब, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, प्रतिरोध का मान घट जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आता है इसमें चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति का मतलब शुरू में आपने पढ़ा था ओम के नियम में कि चालक किस धातु से बना है, ये भी उस पर डिपेंड करता है। तो चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर भी निर्भर करता है, हमको पता होना चाहिए। यदि एक ही लंबाई का, एक ही अनुप्रस्थ परिच्छेद का अगर हम चालक तार लेते हैं, ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न चालक लें तो उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, मतलब अलग अलग हम पदार्थों के चालक तार लेते हैं तो उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। जैसे चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, आपको पता है चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, मतलब सबसे अच्छा चालक माना गया है इलेक्ट्रिसिटी का चांदी। आपको पता है सिल्वर। ठीक है, लगा के देखना करंट ठीक है, लगाना मत कोई, बहुत फास्ट और ये होता है उसमें। ठीक है,
इसके बाद तांबा और एल्यूमिनियम विद्युत के सबसे अच्छे चालक है, जिसका उपयोग अधिकतर विद्युत तार बनाने में किया जाता है। आपको पता है चांदी महंगी धातु है, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चालक की प्रकृति कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि चालक तार के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम और तांबे के बने हुए तार का उपयोग करते हैं। एल्यूमिनियम और तांबे के बने हुए संयोजक तार उपयोग करते हैं हम लोग। चांदी उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि चांदी काफ़ी, सिल्वर काफ़ी महंगा होता है। नेक्स्ट फोर्थ, चालक के ताप पर। चालक के ताप पर कहने का मतलब है कि चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर निर्भर करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो शुद्ध धातु होता है, प्रतिरोध शुद्ध धातु का जो प्रतिरोध होगा वो ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। मतलब अगर हम शुद्ध धातु का ताप बढ़ाते जाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ते जाएगा। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है, परंतु जो वृद्धि होती है शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होती है। मतलब शुद्ध धातु में प्रतिरोध ताप बढ़ने पर हमेशा बढ़ते जाएगा, किसकी अपेक्षा, शुद्ध मिश्र धातु की अपेक्षा, याद रखेंगे। अर्धचालक पदार्थ के अगर बने होंगे जैसे कार्बन वगैरह के, तो उसके प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घट जाता है। अगर वो कार्बन वगैरह का बना हुआ है, चालक के ताप आप पढ़ रहे हैं, चालक के ताप पर कैसे निर्भर करता है। अगर वो किससे बने हुए हैं, अभी मैंने कहा कि कार्बन वगैरह के बने हुए, अर्धचालक के बने हुए हैं, तो प्रतिरोध का ताप अगर बढ़ता है कार्बन में तो उसका ताप घट जाएगा। ठीक है ना, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है तो ताप घटेगा। ठीक है ना, प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घट जाता है, उल्टा हो जाएगा इसमें। अगर मिश्र धातु का बना हुआ है, जैसे मैग्नीज नाइक्रोम वगैरह का, कॉन्स्टेंटेंट का बना हुआ है, तो उसका प्रतिरोध का ताप बहुत कम होता है मिश्र धातु का। और यही कारण है कि प्रतिरोध तार मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। कारण ये है कि प्रतिरोध तार हमेशा मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। याद रखेंगे आप लोग को, जो रेजिस्टेंस बनता है वो मिश्र धातु के बना हुआ रहता है। कारण ये है कि उस पर ताप का प्रभाव बहुत कम होता है, जल्दी गलता नहीं है वो, ताप का प्रभाव कम होता है। का मतलब ताप बढ़ाने पर वहाँ पर भी बढ़ता है, लेकिन शुद्ध धातु की अपेक्षा कम बढ़ता है। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध के नियम, मतलब कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक, विशिष्ट। ठीक है, ये देखिए स्पेसिफिक या इसको बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं आप इसको, रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ये भी। अगर ऊपर का आपको समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा। हम जानते हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमणानुपाती होता है। ऊपर कारक में पढ़े थे ना हम लोग। हम जानते हैं किसी भी चालक तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होती है। समझ में आया। लेकिन उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऊपर पढ़े थे ना हमने 1/a, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों को हम मिला के कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। दोनों को मिला के लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर हम कैसा लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा R समानुपातिक L/A। कहने का मतलब, अब यहाँ से देखिए ये जो चिन्ह है ये यहाँ पर बदल जाता है। ठीक है, एक नीतांक यहाँ पर लगाते हैं रो, ये जो P जैसा बना है इसको बोलते हैं रो। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा सर्कल लिया हुआ रहता है, रो बोलते हैं इसको। और ये हो गया L/A हो जाएगा। इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर जो ये P लगा हुआ है, P जैसे, ठीक है, इसी P को एक नीतांक मानते हैं, जिसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इस नीतांक को ही विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या है ये, रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, याद रखना। रो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, रो पढ़ते हैं इसको, याद रखेंगे। R बराबर रो। यदि L का मान 1 हो, A का मान 1 हो, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर रो हो जाएगा। कब, जबकि L इक्वल टू 1 हो और A इक्वल टू 1 हो, तब R बराबर रो हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि प्रतिरोध चालक पदार्थ के दिए गए नमूने का एक विशिष्ट गुण होता है। प्रतिरोध किसी भी चालक पदार्थ के नमूने का विशिष्ट गुण होता है, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता चालक के नमूने का अभिलाक्षणिक गुण न होकर, मतलब विशिष्ट गुण न होकर, चालक के पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है। क्लियर है।
आप ये समझ गए होंगे, किसी भी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। उसके लिए एक फार्मूला अलग से डिस्कवर हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या हो जाता है सूत्र, आर इक्वल, ये आपने जो बनाए हैं इसके आधार पर मात्रक बन जाता है। तो इसमें सबका मात्रक, आर का मात्रक, पी का मात्रक मतलब रो का मात्रक, ए का मात्रक, एल का मात्रक, ठीक है। यहाँ पर आर का मात्रक आपने शुरू में पढ़े थे, रो का मात्रक, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, आर का मात्रक क्या होता है ओम में, ठीक है, इंटू अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल का मात्रक अपन नीचे में मिलेगा एल का मात्रक, लंबाई का मात्रक एल, इस प्रकार का मात्रक, ठीक है। अब क्या क्या मात्रक है, आर का मात्रक आपने शुरू में पढ़े ओम इंटू अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हो गया मीटर स्क्वायर अपन एल का मात्रक होगा यहाँ पर मीटर, ठीक है, ठीक है। मीटर से मीटर एक कैंसल, तो ये आ जाएगा ओम इंटू मीटर आ गया। मतलब यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आ गया ओम इंटू मीटर। मतलब पी का व्यवहारिक मात्रक होता है ओम मीटर, पी का व्यवहारिक मात्रक क्या होगा ओम मीटर होगा, ठीक है। परंतु पी का जो मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर भी बहुत प्रचलित है, याद रखेंगे, ठीक है। ओम सेंटीमीटर भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब 1 ओम मीटर बराबर होगा, आप समझ सकते हैं, 1 ओम मीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 100 ओम सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसी के बेस पे विशिष्ट चालकता बनती है। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता ये हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हुआ, ऐसे विशिष्ट चालकता होता है। विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। इस विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से दर्शाते हैं, ये सिग्मा, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग, विशिष्ट चालकता सिग्मा से दर्शाते हैं। मतलब सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/ρ, ऐसा बोलते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उल्टा हो गया, देखो बराबर 1/ρ है का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। जितना उल्टा उसका प्रतिरोध होगा उतना ही उसकी चालकता होगी। मतलब अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो चालकता ज़्यादा होगी, कहने का मतलब ये है। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ हो गया, ठीक है। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको बोलते हैं ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स ये ऐसा इसका मात्रक होता है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इसके बेस पे चालक के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आपको यहाँ से अंतर भी तैयार कर लेना है अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए, ध्यान से सुनिए, सारा थ्योरी मैंने एक्सप्लेन किया है। कहीं भी कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा हो, समझ में आया आपको, ठीक है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करें उन सबको जो इससे रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं उन सभी को, ठीक है। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको तुरंत और त्वरित मिल जाए, ठीक है। अच्छी वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू।